Morning students, today we are going to study our chapter number 2 of economics, that is sectors of Indian economy। तो देखिए हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि कौन कौन से हमारे सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी को हमारी डेवलप करते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी फर्स्ट हेडिंग है। तो ये देखिए इस पैराग्राफ के अंदर ना हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में और टर्शरी सेक्टर के बारे में कि प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, कौन कौन से गुड प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर के बारे में और ऐसे ही टर्शरी सेक्टर के बारे में। फिर इस पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर क्या है, इंटर रिलेटेड है। देखो मैं इसे रीड करने से पहले ना आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, टर्शरी सेक्टर किसे कहते हैं और किस तरह वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बेसिक गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे नेचर से रिलेटेड होते हैं और जो फर्दर आगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर या अदर सेक्टर्स को हेल्प कर सकते हैं। ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो बहुत बेसिक्स है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो नेचर से रिलेटेड होता है या नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही ये प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से हम इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। डिटेल से हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर नेचर से रिलेटेड एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम करते हैं, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन करते हैं, तो किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ऐसे देखिए एनिमल रेयरिंग है, ठीक है ना, वो भी किसके अंदर आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। दूसरा आप होता है सेकेंडरी सेक्टर। देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर गुड्स बनते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करता है। और कुछ गुड्स जैसे आप देखिए पोटैटो कहाँ से आया आपका, पोटैटो किसी एक एग्रीकल्चर के अंदर प्रोड्यूस हुआ यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस हुआ और उसे मैन्युफैक्चर किया यानी कि प्रोसेस किया और पोटैटो से क्या बना दिया, चिप्स बना दिए। तो ये मैन्युफैक्चर का जो काम है वो किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ऐसे जैसे कॉटन जो है वो किस में प्रोड्यूस हुई, एग्रीकल्चर में यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर। फिर वो कहाँ पाएगी, इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर वो प्रोसेसिंग होगी और मैन्युफैक्चर उससे क्या बनेगा, आपके शर्ट्स बन जाएंगे, कॉटन के सूट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, उन्हें प्रोसेस करता है। इसी वजह से सेकेंडरी सेक्टर को क्या भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और मैन्युफैक्चर सेक्टर भी कहते हैं। और देखिए क्या करता है, जो प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू को इन्हांस कर देता है यानी कि उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है। देखिए कॉटन जो थी पहले वो 80 रुपीज़ पर केजी थी जब प्राइमरी सेक्टर में थी, लेकिन जब कॉटन की शर्ट बन गई तो वो 800 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आप सोल्ड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू को क्या करती है, इन्हांस। जैसे पोटैटो जो था वो 10 या 20 रुपीज़ पर केजी था जब वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर था, लेकिन जब उससे चिप्स प्रोड्यूस हो गए तो वो जो है ना 500 रुपीज़ केजी का अराउंड हो गया। क्लियर है ना बात। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो प्रोसेस होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। टर्शरी सेक्टर देखिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रोड्यूस हुई। टर्शरी सेक्टर के अंदर कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं होता है। टर्शरी सेक्टर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना और दोनों सेक्टर को हेल्प करना, प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करना और सेकेंडरी सेक्टर को भी हेल्प करना। ये इन दोनों सेक्टर की हेल्प करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक सर्विस है। अब जैसे शुगर कैन है जो किस में प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब शुगर कैन को क्या भी करना है, ट्रांसपोर्टेशन की भी तो नीड पड़ेगी तभी तो वो कंपनी तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है वो किसके अंदर आती है, आपकी टर्शरी सेक्टर के अंदर। अब देखिए जो फार्मर है उसे जो है ना शुरुआत में अपने बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे, ट्रैक्टर चाहिए होगा, ठीक है ना, बहुत सारे उनके टूल्स चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए होंगे, पेस्टिसाइड चाहिए होंगे। तो बहुत से फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो ट्रेशरी सेक्टर से वो, बैंकिंग भी ट्रेशरी सेक्टर के अंदर आता है, वो लोन ले लेते हैं बैंक से। तो देखिए एक और सर्विस प्रोवाइड कर दी किसने, टर्शरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को। ऐसे देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर से जो गुड प्रोड्यूस होगा अब वो मार्केट में तो जाके सोल्ड आउट होगा, तो मार्केट में ले जाने के लिए उसे भी क्या चाहिए होगी, टर्शरी सेक्टर वाले को आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी। वो कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शरी सेक्टर। ऐसे ही देखिए टर्शरी सेक्टर को, मैं सेकेंडरी सेक्टर वालों को भी, इंडस्ट्री वालों को भी क्या चाहिए होंगी, मशीन्स चाहिए होंगी। इंडस्ट्रीज़ में अपने एम्प्लॉयज़ को उन्हें पैसे देने होंगे, उनकी सैलरीज देनी होंगी, तो उसके लिए उसे भी किसकी नीड पड़ेगी, कैपिटल की नीड पड़ेगी यानी कि मनी की नीड पड़ेगी। तो वो भी कहाँ से बोरो करते हैं मनी, बैंक से बोरो करते हैं। तो देखिए टर्शरी सेक्टर दोनों सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से हम टर्शरी सेक्टर को क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो मतलब यूज़ तो होती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में, जो टर्शरी सेक्टर उन्हें प्रोवाइड करता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हेल्प होती है सेकेंडरी और
प्राइमरी सेक्टर की जो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए एजुकेशन, जो टीचर्स हैं ना वो भी किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए कोई स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर लेगा। जब वो बीएससी इन एग्रीकल्चर कर लेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा। तो देखिए वो किसके अंदर हेल्प प्रोवाइड करेगा, प्राइमरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अब प्राइमरी सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली, और कर रहा है कौन, टर्शरी सेक्टर की हेल्प से, क्योंकि टर्शरी सेक्टर ने क्या प्रोवाइड कराई, एजुकेशन प्रोवाइड कराई। एजुकेशन से उसने बीएससी इन एग्रीकल्चर की, और बीएससी इन एग्रीकल्चर करके उसने अपने एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था उसे इंक्रीज़ कर लिया। तो इनडायरेक्ट हेल्प हो गई किसकी तरफ से, टर्शरी सेक्टर की तरफ से, किसे, प्राइमरी सेक्टर वाले को ही। ऐसे ही देखिए जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो आपके सी हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वो भी सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक इंजीनियर की भी नीड होती है, एक चार्टर अकाउंटेंट की भी नीड होती है, एक मैनेजर की नीड भी होती है। ये सब कहाँ से आते हैं, ये टर्शरी सेक्टर से आते हैं, क्योंकि टर्शरी सेक्टर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और वो एजुकेट होने के बाद इन्हें सेकेंडरी सेक्टर वालों को भी क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हैं, जो इनडायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ट्रांसपोर्टेशन तो देखिए डायरेक्ट है, ठीक है ना, और जो आपके क्या नाम है बैंकिंग है वो भी डायरेक्ट सर्विस है। लेकिन ये देखिए एजुकेशन पहले किसने प्रोवाइड करी, उन्हें टर्शरी सेक्टर ने, उन्हें एजुकेटेड पर्सन बनाया, उन्हें इंजीनियर बनाया, उन्हें मैनेजर बनाया, उन्हें एमबीए की डिग्री कराई, उन्हें चार्टर अकाउंटेंट बनाया, तब जाके वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको पता चला प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, टर्शरी सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तीनों जो है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे है, देखिए जितने ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होगा उतने ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर शुगर केन आएगा, उससे उतना ही ज़्यादा हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और देखिए जितना ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होगा, जितनी ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी, उतनी ज़्यादा बैंकिंग की नीड पड़ेगी मनी बोरो करने के लिए। तो टर्शरी सेक्टर भी क्या होगा, इन्हांस होगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोवाइड, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, अगर देखिए शुगर केन ही नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर में कैसे शुगर बनेगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कैसे हो गए, इंटर रिलेटेड हो गए। ऐसे देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले जाएँ वो ट्रैक्टर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ट्रैक्टर को नहीं बनाएंगे, तो वो कैसे प्राइमरी सेक्टर वाले अपनी जो क्या नाम है एग्रीकल्चर है उसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो प्राइमरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, सेकेंडरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। ऐसे ही देखिए अगर टर्शरी सेक्टर इन्हें सर्विस ना प्रोवाइड करे तो ये दोनों डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर किस पे भी डेवलप है, टर्शरी सेक्टर के ऊपर भी। और देखिए अगर ये सब अपना प्रोडक्शन ना करें, एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्शन ना हो, जो ना सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कोई प्रोडक्शन हो, तो ना ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी, ना बैंकिंग की नीड पड़ेगी। तो टर्शरी सेक्टर भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा क्या प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, टर्शरी सेक्टर किसे कहते हैं, और किस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन्स। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of these activity, cotton, is a natural product. Similarly, in case of activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. The product of hair milk also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sectors. Why primary? This is because forms the base for all other products that are subsequently made. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. तो इसके अंदर देखिए जब भी हम कोई गुड को प्रोड्यूस करते हैं किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, तो उससे बहुत सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। यानी कि जब भी हम किसी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर किया तो हमने किसका यूज़ किया, हमने रेनफॉल का यूज़ किया, हमने सनशाइन का यूज़ किया, हमने क्लाइमेट का यूज़ किया, हमने सॉइल का यूज़ किया। तो हमने बहुत सारी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके गुड प्रोड्यूस किया। तो एग्रीकल्चर किसके अंदर आ गया, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे आप क्या नाम है एनिमल रियरिंग का काम होता है, जो डेयरी वगैरह का काम होता है, उसके अंदर भी हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे बफेलो हो गई, काऊ हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जब भी हम किसी नेचुरल चीज़ का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। आपको पता चल गया होगा जैसे एग्रीकल्चर कैसे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे, ऐसे ही एनिमल रियरिंग कैसे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर। यानी कि जब भी हम कोई गुड प्रोड्यूस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, वो एक्टिविटी किसके अंदर आएगी आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और इसे प्राइमरी सेक्टर इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि ये बेस है, जो प्रोडक्ट्स बाद में बनते हैं उनके लिए, उन सब के लिए एक बेस की तरह काम करता है। जैसे एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था कॉटन है, कॉटन देखो एक बेस की तरह काम करेगा शर्ट बनने के लिए कॉटन की, ठीक है ना, एक कॉटन के कुर्ते बनने के लिए, सूट बनने के लिए, ठीक है ना। तो ये बेस की तरह काम करता है, इस वजह से इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और इसमें देखिए इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो जब भी हम कोई गुड प्रोड्यूस करेंगे नेचुरल थिंग्स का यूज़ करके, तो वो एक्टिविटी किसके अंदर आएगी आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और ये एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or gur. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually become associated with the different kind of industries that come up, it is also called as industrial sector. तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर वो एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है जिसके अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो अदर फॉर्म में चेंज होते हैं और उनकी वैल्यू इन्हांस होती है। जैसे पोटैटो से क्या बन गया आपका, चिप्स बन गया। तो देखो पोटैटो से वो क्या बन गया, दूध की वो क्या हो गया, चेंज हो गया, नेचुरल जो गुड था वो चेंज हो गया और उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, इन्हांस हो गई। ऐसे ही देखिए आप कॉटन से आपके क्या बन सकते हैं, क्लोथ्स बन सकते हैं। तो देखिए उस कॉटन क्या है, वो कॉटन से क्या बन गया, क्लोथ हो गया, यानी कि चेंज हो गया, उसकी वैल्यू भी इन्हांस हो गई। ऐसे देखिए शुगर केन से शुगर बन सकती है, गुड़ बन सकती है, तो वो चेंज भी हुआ और उसकी जो क्या नाम है वैल्यू थी वो भी इन्हांस हो गई, ठीक है ना। तो देखिए इस सेक्टर के अंदर जो है ना हम इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इस वजह से हम इस सेक्टर को क्या भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये देखिए सेकंड स्टेप है, ठीक है ना। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइमरी, उसके बाद क्या है, सेकेंडरी। और उसके बाद देखिए आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबाउट टू. These are activities that help in the development of the primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sectors would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to over telephones or send letters, communications, or borrow money from banking to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. तो देखिए आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के बाद क्या आता है, टर्शरी सेक्टर्स। और ये जो टर्शरी सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से क्यों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, देखिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा था, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन टर्शरी सेक्टर के अंदर कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इसी वजह से इस सेक्टर को क्या भी कहते हैं हम, सर्विस सेक्टर। और जो गुड प्रोड्यूस होते हैं आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, उन्हें देखो ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है, चाहे वो ट्रक्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू, और फिर उन्हें होलसेल मार्केट के अंदर और रिटेल शॉप के अंदर सॉल्ट आउट किया जाता है, ठीक है ना। और ये ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है किसके अंदर आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ों को स्टोर करने की नीड भी होती है गोडाउन के अंदर, तो ये गोडाउन भी किसके अंदर आते हैं आपके, सर्विस सेक्टर के अंदर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर। और ये एक सर्विस, एक टाइप की सर्विस ही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो किसी चीज़ को स्टोर करने की बात हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं किसके अंदर आती हैं, आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर। उसके बाद देखिए सर्विस सेक्टर्स आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. फॉर एग्जांपल, वी रिक्वायर्स टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and
to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies etc. have become important. तो देखिए सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज, ऐसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज आती हैं जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती गुड्स की प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली वो उनको हेल्प करती हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आपके क्या नाम है चार्टर अकाउंटेंट हो गए, ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर. ठीक है ना. इनसे जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है गुड्स की, जो फाइनल गुड है उसकी, वो इन्हांस हो जाती है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हो. क्लियर है ना बात. तो आपको, मुझे लगता है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर एंड हाउ दे आर इंटरलेटेड विद ईच अदर. आपसे से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर्स, व्हाट इज़ टर्शरी सेक्टर, और डिफाइन ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है ना. ये आपसे पूछ सकता है वाई इज़ प्राइमरी सेक्टर इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, वाई इज़ सेकेंडरी सेक्टर इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वाई इज़ टर्शरी सेक्टर इज़ कॉल्ड सर्विस सेक्टर. आपसे ये भी पूछ सकते हैं हाउ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है ना. तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. आपको इसकी एक थ्रू रीडिंग करनी है बुक की, और फिर आपको इसके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है जो मैंने आपको बताया. तो देखिए अब हमारा थर्ड है कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स. कंपेयर दी 3 सेक्टर्स के किस तरह हम इन्हें कंपेयर करेंगे इन 3 सेक्टर्स को. द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sectors. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. तो देखिए ये जो है ना, आपके प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी सेक्टर्स जो है ना, बहुत तरह के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तीनों सेक्टर मिला के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. और देखिए इनके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना इंगेज हैं. ठीक है ना. जो इनके अंदर काम करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. अब इसके अंदर देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि कितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा और टर्शरी सेक्टर के द्वारा, और कितने लोग इंगेज हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एंड टर्शरी सेक्टर के अंदर. ठीक है ना. और ये बहुत, देखिए किसी कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता है, किसी कंट्री के अंदर सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेट करता है, और किसी कंट्री के अंदर टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करता है. ये देखिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कौन सी कंट्रीज़ के अंदर प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करते हैं, कौन सी कंट्रीज़ के अंदर सेकेंडरी और कौन सी में टर्शरी, और कैसे हमें पता चलता है कि अगर कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है तो वो किस टाइप की कंट्री है, यानी कि वो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलप कंट्री है. ठीक है ना. ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. तो देखो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. अब ये पूछा गया है कि हम कैसे मतलब ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितनी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए और उनसे कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट हुआ, उनका कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ. ऐसे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और हमें उससे कितना बेनिफिट हुआ. ऐसे टर्शरी सेक्टर के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई और उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ और कितने लोग उसके अंदर इंगेज हैं. तो देखिए ये नहीं है कि टर्शरी सेक्टर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है. टर्शरी सेक्टर से सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं. ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई कहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस है. प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए और उसमें कितने लोग इंगेज थे और कितना उससे प्रॉफिट हुआ. ऐसे सेकेंडरी के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितने लोग उसके अंदर इंगेज थे और कितना उससे प्रॉफिट हुआ. ऐसे टर्शरी सेक्टर के अंदर कितने लोग उसके अंदर इंगेज थे, कितनी वहाँ सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और कितना उससे प्रॉफिट हुआ. तो देखो with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It won't make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For example, if 10,000 kg of wheat is sold 8 rupees per kg, the value of the wheat will be rupees 80,000. The value of 5,000 coconut 8 rupees, 10 per coconut will be rupees 50,000. Similarly, the value of goods and services in the 3 sectors are calculated and then add up. ये कह रहे हैं कि इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क होगा. कैसे हम
जान पाएँ कि कितनी चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस हुई और उससे कितने मतलब उनकी वैल्यू कितनी है, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, या आप वंडर कर रहे होंगे इस बुक के अंदर पूछा गया है। और ये कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इकोनॉमिक्स ने कहा कि हम जो है ना वैल्यू देखेंगे गुड एंड सर्विसेज की। ये नहीं देखेंगे कि देखिए अगर एग्रीकल्चर से क्या प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए वीट प्रोड्यूस हुआ और कोकोनट प्रोड्यूस हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे 10,000 kg वीट प्रोड्यूस हुआ और वहाँ पे 5,000 कोकोनट प्रोड्यूस हुए। तो उनकी वैल्यू देखेंगे। जैसे 10,000 kg अगर वीट है, अगर उसे हम 8 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेचते हैं तो 80,000 रुपीज़ का हुआ। अगर वहाँ 5,000 कोकोनट प्रोड्यूस हुए और अगर हम 10 रुपीज़ पर कोकोनट बेचते हैं तो 50,000 के कोकोनट हुए। तो हम ये नहीं बताएंगे कि प्राइमरी सेक्टर में इतने kg वीट प्रोड्यूस हुआ, इतने kg वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हुई और इतने वहाँ पे कोकोनट प्रोड्यूस हुए। हम ये कहेंगे वहाँ से 1 लाख, जैसे ये था ना 10,000 kg वीट और 5,000 कोकोनट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे इतने वीट और इतने कोकोनट प्रोड्यूस हुए, हम डायरेक्ट कहेंगे वहाँ पे 1,30,000 के गुड्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है ना। तो उनकी सिर्फ वैल्यू देखेंगे, उनकी नंबर को नहीं देखेंगे, ना ये देखेंगे कि क्वांटिटी, ना उनकी क्वांटिटी को देखेंगे, ना देखेंगे क्वांटिटी के टाइप को कि वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है, ना क्वांटिटी का टाइप यानी कि वहाँ वीट प्रोड्यूस हुआ है, कॉटन हुआ है, कोकोनट हुआ है। हम सिर्फ उनकी वैल्यू देखेंगे। तो देखेंगे प्राइमरी सेक्टर से हमारा कितना हुआ है, 1,30,000 रुपीज़ का गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। इससे हमें पता चल जाएगा इजीली। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final good and services. Take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill for 8 rupees per kg. The mill grind to the wheat and sells the flour to a biscuit company for rupees 10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuit in the market to the consumer for rupees 60. Biscuits are final goods that reach the consumers. Why are only final goods and services counted? In contrast to final goods and services, goods such as wheat and the wheat flour is in this example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already include the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. Hence the value of rupees 64 biscuit final good already include the value of flour rupees 10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included to count the value of the flour and wheat separately. Is therefore not correct because then we would be counting the value of the same thing a number of times, first as wheat, then as flour and finally as biscuit. तो देखिए इसके अंदर ये कहा गया है कि जब हम वैल्यू देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो सिर्फ हम किसकी देखेंगे, वैल्यू जो हम देखेंगे वो देखेंगे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देखेंगे। और ऐसा क्यों है कि हम क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देखते हैं? देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे 3 पर्सन है, ए, बी और सी। तो इन्हें देखिए कॉटन प्रोड्यूस करी। कॉटन जो है ये कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी। इन्हें कॉटन प्रोड्यूस करी और वो कितने की बेची उसने, 80 रुपीज़ की बेची। ठीक है ना, कॉटन। और उसने ए ने कॉटन किसको बेची, बी को। तो ए को कितना का फ़ायदा हुआ, 80 रुपीज़ का। ठीक है ना। फिर बी ने ए से कितने की, 80 रुपीज़ की कॉटन खरीदी और कॉटन से उसने क्या बना लिया, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी कि आपका सेकेंडरी सेक्टर है। इसने मैन्युफैक्चर करके कॉटन से क्या बना ली, शर्ट बना ली। ठीक है ना। और इसने ये शर्ट कितने की बेची, मान लीजिए इसने जो ये शर्ट थी ये बेची 500 रुपीज़ की। ठीक है ना। तो इसे कितने का बेनिफिट हुआ, 500 रुपीज़ का। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसने ये जो बी वाला था इससे एक होलसेलर आया कंपनी से, ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा, ये होलसेलर आया, उस होलसेलर ने इससे टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर वाले से शर्ट को परचेज़ किया और ट्रांसपोर्ट करके इसे मार्केट के अंदर ले गया और मार्केट में ले जाके इसे फाइनल गुड जो बन गया है शर्ट। अभी फाइनल गुड जो है शर्ट के अंदर थोड़ी सी जो फिनिशिंग का काम था उसे करके इसने 600 रुपीज़ की बेची। तो इसे कितने का बेनिफिट हुआ, 600, एक सेकेंड सॉरी। तो उसे कितने का बेनिफिट हुआ, 600 रुपीज़ का। ए को कितने का हुआ था, 80 का। बी को कितना, बी ने उसे कितने की बेची थी, 500 की। और सी ने कितने की बेची उसे, 600 की। तो देखो इसके अंदर जो है कितने का मतलब प्रॉफिट हुआ इन्हें, देखिए प्रॉफिट मतलब कितने पैसे मिलेंगे इन्हें, 1180 रुपीज़।
जबकि हमारी फाइनल गुड जो था वो शर्ट थी यार वो कितने की बिकी थी 600 रुपीज़ की। तो देखिए फाइनल गुड्स तो इतने का बिका, कितने का 600 का। और अब जब हम इनको देख रहे हैं कि ए ने कितने में ख़रीदी और कितने में बेची 80 रुपीज़, बी को कितने में 500 और सी को कितना 600 रुपीज़। तो ये आ रहा है 1180। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो प्राइजेज़ है ना वो 2 बार ऐड हो चुकी हैं। देखिए जब ए ने 80 रुपये की ख़रीदी तो ए का बेनिफिट तो कितना हुआ 80। जब बी ने 500 रुपये की उसे बेची तो उसने 80 रुपये इसे भी तो दिए ए को, तो उसे कितने का बेनिफिट हुआ 420। ऐसे ही जब सी ने उसे कितने की बेची 600 की, लेकिन उसने 500 रुपीज़ इसे भी तो दिए होंगे बी को, तो इसे कितने का बेनिफिट हुआ 100। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 600। इसी वजह से देखिए हम कभी भी जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं उनकी वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो फाइनल ना हो, यानी कि जिनमें अभी कुछ वर्क रह रहा हो, ठीक है ना। जैसे ये कॉटन थी और ये जो मतलब कंपनी के अंदर जो शर्ट थी इसमें भी थोड़ा सा काम था, फिनिशिंग का काम रह रहा था और इसे मार्केट में सोल्ड आउट भी होना रह रहा था, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी इसमें लगने रह रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आया, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आया, टर्शरी सेक्टर के अंदर आया। तो गवर्नमेंट पता है कैसे कैलकुलेट करती है? गवर्नमेंट देखती है कि एक शर्ट थी जो 600 रुपीज़ की बिकी, अब उसे पता है 600 रुपीज़ की जो शर्ट बिकी उसके अंदर जो है ना प्राइमरी सेक्टर उसमें एक केजी किसका यूज़ हुआ होगा कॉटन, तो 1 केजी कॉटन कितने की है 80, तो प्राइमरी सेक्टर को कितने मिलेंगे उससे 80 रुपीज़। फिर उसे पता है कि उसे बनाने की जो कॉस्ट आती है और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसे बेचता है वो 500 का बेचता है और 500 में 80 रुपीज़ वो सेकेंडरी वाला उसे देता है, तो इसको कितने का बेनिफिट हुआ 420। फिर वो देखता है टर्शरी सेक्टर के अंदर कि उसे ट्रांसपोर्टेशन ले जाने के बाद वो 600 रुपीज़ की बेचता है और एक शर्ट पर से कितने का बेनिफिट होता है 100 रुपीज़ का। तो देखो जो 600 रुपीज़ की चीज़ थी ना उसमें प्राइमरी सेक्टर को 80 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर को 420 और टर्शरी सेक्टर को 100 रुपीज़। इस तरह करके गवर्नमेंट देख लेती है कि इसमें प्राइमरी सेक्टर वालों को इतना बेनिफिट, सेकेंडरी वालों को इतना और टर्शरी सेक्टर वालों को इतना। फिर वो पता लगा लेती हैं कि किस सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, ये आपको याद रखना होगा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्यों कि जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट गुड की वजह से काउंट नहीं करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड किसे कहते हैं, ये रहा देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो कि फाइनल गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बीच में रहते हैं, यानी कि उसके बीच में यूज़ होते हैं। जैसे आपका इसके अंदर कॉटन जो था वो क्या था इंटरमीडिएट गुड। जो आपकी शर्ट थी जिसमें भी बटन लगने और थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह रहा था वो भी क्या थी आपके इंटरमीडिएट गुड था। जब उसमें बटन लग गया वो क्या हो गई फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो हम सिर्फ इसके अंदर किसकी वैल्यू देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट की। जो 600 की शर्ट बिकी है सिर्फ उसे देखेंगे। क्लियर है आपको बात? अब देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ final goods and services produced in each sector during a particular year provided total production of the sector for that year, and the sum of the production in 3 sectors gave what is called the gross domestic product of a country. It is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. GDP show how big the country economy is. तो देखिए जितनी भी जो वैल्यू होती है किसकी फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, हर सेक्टर में जो प्रोड्यूस होती है और जो उसका टोटल प्रोडक्शन होता है उस सेक्टर का, उससे पता चलता है कि इस सेक्टर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। और जो इन तीनों का सम होता है प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, उनकी जो वैल्यू है उनका सम जो होता है वो होता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी कहते हैं हम कंट्री की। आपसे अगर कोई पूछे, आपको ये ऊपर वाली बात याद नहीं रखनी है, बस आपको इतना याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ जीडीपी, तो जीडीपी क्या है यहाँ से, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। यानी कि जीडीपी क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, हमारी कंट्री के अंदर विद इन अ कंट्री जितनी भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक साल के अंदर, उनकी जो वैल्यू है वो क्या है जीडीपी, ठीक है ना। मान लो हमारे यहाँ पे 10 शर्ट प्रोड्यूस हुई हैं, 10 हमारे यहाँ पे कार प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है ना, और 10 हमारे यहाँ पे बाइक्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो देखो जितना हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, जितना प्रोडक्शन हुआ है गुड का, इनकी जो वैल्यू है, उनकी जो वैल्यू है और जो इनके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनकी जो वैल्यू है एक साल के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी के अंदर देखो आपकी तीनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। जीडीपी किससे बनती है, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस
टर्शरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी उन सब की वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी से देखो, और एक कंट्री के अंदर की बात है, जीडीपी से पता चलता है कि कितनी बड़ी एक कंट्री, मतलब कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक पावरफुल एक कंट्री है। अगर जीडीपी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का पता चलता है। इन इंडिया द मेमर टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जीडीपी को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कि ये पता लगाना कि भाई फाइनल गुड की वैल्यू कितनी थी, उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, टर्शरी सेक्टर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये बहुत ज़्यादा मेमोर टास्क है, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत गाइगेंटिक टास्क है। तो जीडीपी को मेज़र करने का जो वर्क है वो कौन करता है, जीडीपी कौन मेज़र करता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो इसे मेज़र करती है। वो सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, इंडियन स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि आपके यहाँ पे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और उनके क्या क्या प्राइसेस थे, और उसके बाद जीडीपी को एस्टिमेट करती है, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।